हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाइंदर शुभ विनायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई हो सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमने पिछले सेशन में यहाँ पर मैंने आपको 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दी हैं और ये आज आपका 5वां प्रैक्टिस सेट शुरू होने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। यहाँ पर हम होम साइंस से टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर सभी जितने भी आपके होम साइंस से रिलेटेड पेपर होने वाले हैं, एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सब की हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो आइए बिना समय गवाए अपना सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन सही है? रेसे कब्ज दूर करने में सहायक होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। रेसे पाचन क्रिया में, तो रेसे जो होता है वो रेसा आपका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल ठीक रखता है, ये भी सहायक है। रेसे पोषण में सहायक होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रेसे पाचन में सहायक होते हैं, रेसे पोषण में सहायक होते हैं। अगर यहाँ पर उपयुक्त सभी होता तो आपका उपयुक्त सभी बिल्कुल ठीक हो जाता, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही दे रखा है तो आप दूसरे तीसरा चौथा बिल्कुल ठीक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पैप्सिन एंजाइम्स परिवर्तित करते हैं। तो पैप्सिन एंजाइम्स किसको परिवर्तित करते हैं? जहाँ पर भी लास्ट में आपको इन नज़र आएगा तो समझ लीजिए उसका इनका संबंध किससे है? प्रोटीन से है। ठीक है, प्रोटीन से, मतलब पैप्सिन इन आ रहा है पीछे, ठीक है, तो उसका प्रोटीन इन आ रहा है पीछे, तो उसका संबंध जहाँ पर भी किसी भी वर्ड में आपको इन नज़र आएगा तो समझ लीजिएगा आप उसका संबंध प्रोटीन से है। जैसे ट्रिप्सिन हुआ, पैप्सिन हुआ, इस तरीके से। तो यहाँ पर पैप्सिन एंजाइम्स परिवर्तित करते हैं किसको? प्रोटीन को अमीनो एसिड में, प्रोटीन को पैप्टोन में, या वसीय को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में पैप्सिन एंजाइम्स परिवर्तित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ग्लाइकोजन संग्रहित होता है लीवर में, मांसपेशियों में, लीवर एवं मांसपेशियों में या दिल में। तो ग्लाइकोजन जो आपका संग्रहित होता है यानी कि स्टोरेज होता है वो आपका लीवर एंड मांसपेशियों में यानी कि लीवर एंड मसल्स में होता है। ठीक है, तीसरा आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आंशिक रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? कायम कहलाता है, विली, रस, पाचन। तो आंशिक रूप से जो हमारा भोजन होता है हमारी बॉडी में जाने के बाद पच जाता है तो उसको कायम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत का मुख्य क्या कार्य होता है हमारी बॉडी में? यकृत का क्या कार्य होता है हमारी बॉडी में? पित्त संग्रह करना होता है यानी कि पित्त रस जो होता है उसको स्टोरेज करना होता है, या अग्नाशय स्राव बनाना होता है, या फिर पित्त बनाना होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यकृत का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है पित्त बनाना। अब आपसे पूछा जा सकता है कि यकृत प्रतिदिन कितना पित्त बनाता है? तो यकृत आपका 40 ओस प्रतिदिन पित्तरस बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, जठर रस किसे पचाते हैं? जठर रस वसा को, वसा या प्रोटीन दोनों को, या फिर केवल प्रोटीन को, इनमें से कोई नहीं। तो जठर रस जो आपके पचाते हैं वो आपके प्रोटीन को पचाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि जठर रस में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? तो जठर रस में आपका कौन कौन सा पाया जाता है? पैप्सिन पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, और एक एंजाइम्स और पाया जाता है। 3 प्रकार के एंजाइम्स आपके जठर रस में पाए जाते हैं और ये आपसे पूछा भी गया है। जठर रस का एंजाइम आपके 2021 में आपसे पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, पैप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है पित्त रस में, जठर रस में, या लार रस में, या अग्नाशय रस में। तो पैप्सिन नामक एंजाइम्स जो पाया जाता है आपका जठर रस में पाया जाता है। ठीक है, लार रस में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं जरा मेरे को बताइए। लार रस में एक तो आपका टाइलिन पाया जाता है जिसको लाइस, और एक आपका लाइसोसोम से रिलेटेड एक एंजाइम्स पाया जाता है आपका। लार रस में कितने प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जरा बताइए मेरे को। पैप्सिन नामक एंजाइम्स कहाँ पर पाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था जठर रस में पाया जाता है ये। और ये जो आपका लार है, लार में कितने एंजाइम्स पाए जाते हैं? तो लार में आपके 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक टाइलिन पाया जाता है और एक लाइसोजाइम पाया जाता है।
ये जो आपका लाइसोजाइम एंजाइम्स होता है, इसी के कारण आपके आंसू आते हैं, बलगम आता है और मानव दूध स्रावित होता है, और लार भी इसी के कारण आती है, लाइसोजाइम के कारण। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि लार रस में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो टाइलिन और लाइसोजाइम पाया जाता है। और लार ग्रंथि में कितनी जोड़ी ग्रंथियाँ होती हैं, तो लार ग्रंथि में 3 जोड़ी ग्रंथियाँ होती हैं। एक आपकी सब लिंगुअल ग्रंथियाँ होती है, एक सब मैडिबुलर होती है और एक पैरोटिड होती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लार सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है आपकी पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, जो आपके कान के पास पाई जाती है। 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, लार में 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम, और 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है, ये जो टाइलिन है इसका कार्य क्या होता है हमारी बॉडी में। तो ये टाइलिन जो होता है ये भोजन के मंड को माल्टोज में बदलता है। ठीक है, ये जो टाइलिन नाम का एंजाइम्स होता है भोजन के मंड को माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, और अब यहाँ पर बात करते हैं अग्नाशय रस की। अग्नाशय रस में कितने प्रकार के आपकी, ये कितने प्रकार का हार्मोन्स यहाँ पर पहले तो आप ये बताइए, ये जो अग्नाशय ग्रंथि है आपकी, ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है। तो ये आपकी इंटरनल ग्रंथि है, और इंटरनल ग्रंथियाँ जो होती हैं वो हार्मोन्स स्रावित करती हैं या एंजाइम्स। ठीक है, तो इंटरनल ग्रंथियाँ आपके एंजाइम्स स्रावित करती हैं, और इसमें यहाँ पर आपका ये जो अग्नाशय रस है इसकी एक 2 कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका। जो अल्फा कोशिका होती है उससे ग्लूकागोन हार्मोन्स का स्राव होता है, और जो बीटा कोशिका होती है उससे इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव होता है, जिसके इंसुलिन हार्मोन्स के स्राव कम होने से हमें कौन सा रोग हो जाता है, यहाँ पर मेंशन कीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार किया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था लास्ट में 40 ओस पित्त प्रतिदिन तैयार किया जाता है। ठीक है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत स्मॉल एनेस्टाइन में संपन्न होता है। संपूर्ण शरीर में दूषित रक्त एकत्रित करती हैं सिराएं, धमनी, केश वाहिनी या कोसा। तो संपूर्ण शरीर में दूषित रक्त कौन स्राव एकत्रित करती है, सिराएं करती हैं या फिर धमनी। आपको ऐसे याद रखना है, सिराओं से शुद्ध, धमनी से अशुद्ध। तो यहाँ पर बात कर रहा है दूषित रक्त की, तो आपकी जो धमनी होती हैं वो दूषित रक्त एकत्रित करती हैं। ठीक है, खून में फास्टिंग ग्लूकोज की सामान्य सघनता कंस्ट्रक्शन होती है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि खून में फास्टिंग ग्लूकोज की सामान्य सघनता कितनी होती है। तो ये आपकी होती है 700 से 110 mg पर 100 ml, या 110 से 120 mg पर 100 ml, या 120 से 130 mg पर 100 ml, या फिर 130 mg पर 100 ml। तो यहाँ पर 110 से 120 mg पर 100 ml। ठीक है, सामान्य सघनता की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 70 से 100 कहीं कहीं पर आपको फर्स्ट आंसर भी देखने के लिए मिलेगा, और कहीं कहीं पर आपको सेकंड आंसर भी देखने के लिए मिलेगा। तो आपको दोनों ही आंसर ध्यान में रखना है। अब ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दोनों में से कौन से को राइट मानता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, रक्त में कुल कोलेस्ट्रॉल का वांछित स्तर कितना होता है। आपसे जहाँ पर भी कोलेस्ट्रॉल की बात की जाएगी तो 200 से लेके 240 mg पर DL होता है। ठीक है, रक्त स्राव को रोकने वाला विटामिन्स है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, या फिर विटामिन ई या विटामिन ए। तो यहाँ पर रक्त स्राव को रोकने वाला विटामिन कौन सा होता है, विटामिन के होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन कम किया जाता है, विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से घटक हीमोग्लोबिन तैयार करते हैं। तो विटामिन B12 और लोहा जो होता है आपका, और विटामिन सी भी
हीमोग्लोबिन तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। तो विटामिन सी, लोहा और विटामिन B12, यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा कहाँ आ रहा है? तीसरे आंसर में आ रहा है। तीसरा आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाएं किस आकार की होती हैं? यानी कि WBC की यहाँ पर बात की जा रही है, वाइट ब्लड सेल की। और आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये ठोस होती हैं या द्रव होती हैं? तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, ये जो आपकी WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये कैसी होती हैं। इनका आकार यहाँ पर पूछा जा रहा है, गोल होती हैं, चपटी होती हैं या बेलनाकार होती हैं? तो ये अनियमित आकृति के आकार की होती हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है या फाइब्रोनोजन होता है या एल्ब्यूमिन? तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है आपका ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाया जाता है। ये जो फाइब्रोनोजन प्रोटीन होता है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। और एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो पाया जाता है ये अंडे की सफ़ेद जर्दी में पाया जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन, तो आपका इसमें ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स हो जाएगा। प्रति घन मिमी रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या कितनी होती है? 50 लाख होती है या फिर 5,50,000,000 होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रति घन मिमी रक्त में लाल रक्त RBC की जो संख्या होती है 50 लाख होती है। ठीक है। रक्त पट्टिकाओं का कार्य होता है चोट लगने पर रक्त को जमाना, चोट लगने पर दर्द को जमाना, स्पर्श करने पर गुदगुदी होना या पसीना निकलना। रक्त पट्टिकाओं का कार्य होता है चोट लगने पर रक्त को जमाना। मस्तिष्क क्षति के कारण गत्यात्मक शिथिलता है, मिर्गी, मांसपेशियां दुर्विकास, मस्तिष्क पक्षघात या फिर गठिया? तो मस्तिष्क क्षति के कारण गत्यात्मक शिथिलता मस्तिष्क पक्षघात होता है। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? स्नायु तक, ऐच्छिक, उपकला, पेशीय? तो मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु क्या होता है? स्पाइनल कोड जो होता है आपका, उसमें ऐच्छिक पाई जाने वाली ऊर्जा ऐच्छिक कहलाती है। ठीक है। मस्तिष्क के भाग होते हैं, ब्रह्म मस्तिष्क होता है, लघु मस्तिष्क होता है या मध्य मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के तीनों ही होते हैं। ठीक है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुकी रज्जु में, तंत्रिका कोशिका में? प्रतिवर्ती क्रिया और रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र जो होता है अनुमस्तिष्क में होता है। ठीक है। कशेरुकी रज्जु में से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं? 31, 33, 33 जोड़ी। जो आपका स्पाइनल कोड होता है उसमें 33 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का लक्षण है आंखों पर सूजन आना, आंखों पर अधिक जोर पड़ना, अनुवांशिक, उपयुक्त सभी? तो निकट दृष्टि दोष का लक्षण है उपयुक्त सभी। कोकिलिया की रचना किस प्रकार की होती है? लंबी गुहा के रूप में, टेढ़ी मेढ़ी तंग गली के रूप में, एक सर्पिल ट्यूब के आकार समान, या फिर उपयुक्त सभी? कोकिलिया जो होता है उसकी रचना आपकी एक सर्पिल ट्यूब के समान होती है। पोमेन कैप्सूल मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा होता है? हृदय का होता है, गुर्दे का होता है या फेफड़े का या फिर बड़ी आंत का? तो ये जो बोमेन कैप्सूल होता है ये आपका गुर्दे का हिस्सा होता है। निम्न में से कौन सी वृक्क की कार्यात्मक इकाई है? बोमेन कैप्सूल, मल्पीजियन कार्पसल, नेफ्रॉन, पिरामिड? तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई आपकी नेफ्रॉन है। चौथा आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एरिथ्रोपोइटिन का मुख्य भाग टेस्ट द्वारा स्त्रावित होता है। तो ये जो आपका एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स स्त्रावित होता है, एंजाइम्स, ये कहाँ से स्त्रावित होता है? तो ये आपका वृक्क से स्त्रावित होता है। प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बना होता है, डैश कहलाता है नेफ्रॉन। डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो डैश के कुछ सामान्य कार्यों को प्रस्तावित कर सकती है, नयन, फेफड़े, हृदय, गुर्दा। डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस किस रोग के लिए की जाती है? कौन से अंग के लिए ये प्रतिस्थापित कर दी गई है? तो डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो गुर्दे के कुछ सामान्य की प्रतिस्थापित कर सकती है। ठीक है। सामान्य कार्य को प्रतिस्थापित करती है। इसमें चौथा आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गुर्दा एक डैश द्वारा स्त्रावित करती है जिसे रीनल एरिथ्रोपोइटिक कारक कहती हैं।
तो ये एंजाइम्स को स्रावित करती है या फिर हार्मोन्स को, रसायन को, अम्ल को। तो गुर्दा किसको स्रावित करता है? गुर्दा आपका स्रावित करता है हार्मोन्स को। ठीक है, ये जो रीनल एरिथ्रोपोइटिक है ये एक हार्मोन्स है जो गुर्दे के द्वारा स्रावित किया जाता है। गैस्ट्रिक और ड्यूओडिनल अल्सर के इलाज में मुख्यतः दिया जाता है कम रेशे एवं ब्लड आहार, उच्च रेशे एवं कम वसा युक्त आहार, प्रतिरोधी दवाइयाँ या फिर उच्च रेशे युक्त आहार एवं प्रतिरोधी दवाइयाँ। तो गैस्ट्रिक और ड्यूओडिनल अल्सर में उच्च रेशे युक्त आहार एवं प्रतिरोधी दवाइयाँ का सेवन किया जाता है। नेक्स्ट आता है टाइफाइड रोग का कारण है दूषित जल, दूषित हवा, दूषित भोजन, उपयुक्त सभी। तो टाइफाइड आपका तीनों के द्वारा होता है। वैसे दूषित जल दूषित भोजन के द्वारा भी होता है, दूषित जल के द्वारा भी होता है, लेकिन जब दोनों चीज़ें आ रही हैं तो यहाँ पर उपयुक्त सभी चौथा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। बीमारी का जीवाणु सिद्धांत किसने दिया है? एडवर्ड जेनर ने, ल्यूवेनहोक ने, लुई पास्चर ने। तो बीमारी का जीवाणु सिद्धांत दिया है लुई पास्चर ने। एड्स से बचाव केवल इससे सफल हो सकता है विवाह से, शिक्षा से, नियंत्रण से या जागरूकता से। तो एड्स से बचाव कहीं कहीं पर आपको शिक्षा देखने के लिए मिलेगा और कहीं कहीं पर जागरूकता, लेकिन आपको शिक्षा ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, अगर शिक्षित होगा इंसान तो उसको वो एड्स से बच सकता है, उसको पता चलेगा कि एड्स। अच्छा ये बताइए एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है या जीवाणु के द्वारा? तो मैं आपको बता दूं एड्स HIV विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, और सर्वप्रथम एड्स कहाँ पर आया था? 1959 में आया था ये। और भारत में एड्स का मतलब एड्स कब आया भारत में ये भी आपको याद रखना है। और कौन से देश में सर्वप्रथम आया था ये? काली खांसी डैश से होती है? एन मेनिंजाइटिस से या एम न्यूमोनिएसा या बी पर्टुसिस से या एस पयोजिन से? तो काली खांसी जो होती है आपकी बी पर्टुसिस से होती है। ज्वर किस रोग, ये आपका 2021 टीजीटी होम साइंस में पूछा भी गया है कि काली खांसी किस विषाणु के कारण होती है? तो ये बी पर्टुसिस विषाणु के कारण होती है। ज्वर किस रोग में नहीं होता है? क्षय रोग में, जुखाम में, टाइफाइड में या उपयुक्त सभी? तो ज्वर आपका जुखाम में भी हो सकता है, क्षय रोग में नहीं होता है। चावल के पानी की तरह के सफ़ेद दस्त किस बीमारी का लक्षण है? हैजा क्या? मलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है? सीसी मक्खी, मादा एनाफ्लीज, साल्मोनेला जीवाणु या उपयुक्त सभी? तो मलेरिया रोग आपका मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलता है। साल्मोनेला जीवाणु के द्वारा टाइफाइड होता है। ग्लोब्यूलिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करती है, यह रक्त का थक्का बनने में सहायता प्रदान करते हैं, या इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। तो ये जो ग्लोब्यूलिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। तीसरा आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं बेसिले के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना, बिल्कुल सही है। हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा हो जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसमें उपयुक्त सभी आंसर बिल्कुल ठीक जाएगा। डिप्थीरिया के परिणाम तीनों ही होते हैं। रेबीज के लक्षण होते हैं कुत्तों की तरह भौंकना, ये भी बिल्कुल ठीक है। पागलों की तरह व्यवहार करना, ये भी सही है। पानी से डरना, ये भी सही है। उपयुक्त सभी। रेबीज के लक्षण तीनों ही प्रकार के आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कुष्ठ रोग फैलता है माइकोबैक्टीरियस लैप्री से या प्लाज्मोडियम से या फिर बैसिलस से या उपयुक्त सभी? तो बैसिलस से कौन सा रोग फैलता है? काली खांसी फैलती है। बी पर्टुसिस बैसिलस, इसका फुल नाम है बी पर्टुसिस बैसिलस। कुछ रोग फैलता है आपका माइकोबैक्टीरियस लैप्री से। आपको लैप्री अगर पूरा भी नाम याद ना रखो तो लास्ट का एक नेम याद रख सकते हैं, लैप्री। ठीक है, जहाँ पर भी आपको लैप्री दिखाई देगा और कुष्ठ रोग से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तो आपको आँख बंद करके वहाँ पर आंसर दे देना है। ब्रीवियो कोलेरी नामक जीवाणु से कौन सा रोग फैलता है? तो टाइफाइड, पैराटाइफाइड, मलेरिया, हैजा। ब्रीवियो कोलेरी नामक जीवाणु से आपका हैजा फैलता है। 2021 होम साइंस टीजीटी में पूछा भी गया है। अमीबिक पेचिस फैलाने का कारण है अमीबा, बैसिलस, बैसिलरी, साल्मोनेला,
तो बैसिलस से आपकी काली खांसी होती है, साल्मोनेला से आपका टाइफाइड होता है, और अमेविक पेचिस को फैलाने वाला जो आपका जीवाणु होता है वो अमीबा होता है। ठीक है, ये अमीबा है, ये अमीबा जीवाणु है या विषाणु, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। यहाँ पर 45 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू।